हॉस्टल में लड़कियों के साथ शोषण और ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है और मुझे इनको रंगे हाथों पकड़ना है। दिल्ली शहर के प्रतिष्ठित सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल के भीतर जवान लड़कियों के साथ गुप्त रूप से शोषण और ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था। बाहर से यह हॉस्टल सुरक्षित और चमकदार दिखता था, लेकिन अंदर लड़कियों को झूठे वादों, करियर और पैसों के लालच में फंसाकर फिर उन्हें ब्लैकमेल और मजबूर करने का गंदा धंधा चल रहा था। इसकी भनक आईपीएस ऑफिसर आर्या सिंह को लगी, लेकिन बिना सबूत किसी भी कार्यवाही की गुंजाइश नहीं थी। इसीलिए आर्या ने बड़ा जोखिम उठाया। वह भेष बदलकर एक साधारण छात्रा बन हॉस्टल में रहने लगी। धीरे धीरे वही जाल आर्या पर भी डाला गया और फिर एक रात योजना के तहत उसके कमरे में एक अजनबी लड़का भेजा गया। मकसद साफ था, उसे फंसाना। आर्या चुप रही, हर एक पल, हर एक हरकत को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड करती रही। लेकिन जैसे ही वह लड़का गलत हरकत करने वाला था, अचानक आर्या ने उसकी गर्दन दबोच ली। फिर जो हुआ उसे देख पूरा हॉस्टल हैरान था। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखना। शहर के सबसे पॉश इलाके में सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं लगता था। गेट पर हमेशा एक मुस्कुराता हुआ गार्ड खड़ा रहता था। बाहर से देखने वालों के लिए यह शहर की लड़कियों के लिए सबसे महफूज जगह थी। यहाँ रहने वाली लड़कियां शहर के सबसे अच्छे कॉलेजों में पढ़ती थीं। उनके माँ बाप हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी चैन की सांस लेते थे कि उनकी बेटी एक सुरक्षित और अनुशासित जगह पर है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। हॉस्टल की वार्डन मिसेज मल्होत्रा बाहर से जितनी सुलझी हुई और केयरिंग दिखती थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक थी। वह 40 साल की एक औरत थी जिनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी। वह लड़कियों से ऐसे बात करती थी जैसे वह उनकी अपनी माँ हो। बेटा, कोई टेंशन तो नहीं? पढ़ाई कैसी चल रही है? घर की याद तो नहीं आ रही? यह उनके रोज के सवाल होते थे, पर यह सब एक मुखौटा था। मिसेज मल्होत्रा एक बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा थी। वो उन लड़कियों को चुनती थी जो छोटे शहरों से आती थीं, जिनकी आंखों में बड़े सपने होते थे और जिन्हें ग्लैमर की दुनिया अपनी ओर खींचती थी। वह पहले उन लड़कियों का भरोसा जीतती, फिर उन्हें बड़े बड़े लोगों से मिलवाती। ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, या यह तुम्हें मॉडलिंग में बड़ा ब्रेक दे सकते हैं, कहकर वह उन्हें पार्टियों में ले जाती। उन पार्टियों में ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया जाता था और जब लड़की होश में नहीं होती थी तब उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए जाते थे। बस यहीं से शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का असली खेल। उन तस्वीरों के दम पर लड़कियों को चुप कराया जाता था। उनसे पैसे वसूले जाते थे और उन्हें उन अमीर व रसूखदार लोगों के पास बार बार जाने के लिए मजबूर किया जाता था। कई लड़कियां अंदर ही अंदर घुट रही थीं, लेकिन अपने परिवार की इज्जत और अपने भविष्य के डर से किसी को कुछ नहीं बता पाती थी। हॉस्टल की 4 दीवारी उनके लिए एक जेल बन चुकी थी। आईपीएस आर्या सिंह अपने ऑफिस में बैठी एक फाइल पर नजरें गड़ाई हुई थी। वह शहर की सबसे युवा और तेज तर्रार अफसरों में से एक थी। उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स के पसीने छूट जाते थे। पिछले कुछ हफ्तों से उसके पास एक ही तरह की खबर आ रही थी, अलग अलग मुखबिरों से, कि सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल में कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है। खबर थी कि वहाँ की कुछ लड़कियां अचानक से बहुत अमीर हो गई हैं और कुछ डिप्रेशन में चली गई हैं। एक लड़की ने तो सुसाइड की कोशिश भी की थी, लेकिन मामले को दबा दिया गया। आर्या को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। उसने अपनी टीम को इस पर काम करने को कहा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हॉस्टल की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कोई भी लड़की कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। जब भी कोई पुलिस वाला उनसे बात करने की कोशिश करता, वह डर के मारे कांपने लगती और सब ठीक है कहकर बात खत्म कर देती। एक शाम आर्या अपने सीनियर ऑफिसर मिस्टर राय के केबिन में बैठी थी। सर, कुछ तो करना होगा, आर्या ने बेचैनी से कहा। मुझे पूरा यकीन है कि उन लड़कियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। मिस्टर राय ने गहरी सांस ली। मैं समझता हूँ आर्या, लेकिन बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के हम क्या करें? वह शहर का सबसे प्रतिष्ठित हॉस्टल है। अगर हमने बिना किसी आधार के वहाँ रेड मारी और कुछ नहीं मिला तो डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर अलग। आर्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कुछ सोचा और फिर बोली, सर, अगर कोई गवाह बोलने को तैयार नहीं है तो हमें खुद गवाह बनना होगा। मिस्टर राय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह कि मैं खुद उस हॉस्टल में एक स्टूडेंट बनकर जाऊंगी, आर्या ने दृढ़ता से कहा। मुझे उस सिस्टम का हिस्सा बनना होगा ताकि मैं उसे अंदर से तोड़ सकूं। मिस्टर राय चौंक गए। आर्या, यह बहुत बड़ा रिस्क है। अगर तुम्हारी पहचान खुल गई तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सर, वर्दी पहनते वक्त जो कसम खाई थी वह जान बचाने के लिए नहीं, न्याय दिलाने के लिए खाई थी। उन लड़कियों को मेरी जरूरत है। प्लीज मुझे यह करने दीजिए। आर्या की आंखों में वह जुनून और ईमानदारी देखकर मिस्टर राय उसे मना नहीं कर पाए। उन्होंने भारी मन से इजाजत दे दी। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन तुम अकेली नहीं होगी। हमारी एक टीम 24 घंटे हॉस्टल के आसपास सिविल ड्रेस में मौजूद रहेगी। तुम्हारे पास एक पैनिक बटन होगा। जरा सा भी खतरा महसूस हो, बस एक बार उसे दबा देना। प्लान तैयार था। ऑपरेशन हॉस्टल शुरू होने वाला था। अगले 1 हफ्ते तक आर्या ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। आईपीएस आर्या सिंह की सख्त चाल ढाल और तीखी नजरों की जगह अब एक साधारण सी, थोड़ी डरी सहमी सी लड़की आरती सिंह ने ले ली थी। आरती सिंह जो लखनऊ से आई थी और शहर के कॉलेज में बीए करने का सपना लेकर। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, आई कार्ड, सब कुछ नकली लेकिन परफेक्ट तरीके से तैयार किए गए थे। उसने जीन्स टी शर्ट पहनने शुरू कर दी, बालों को साधारण तरीके से बांध लिया और चेहरे पर एक मासूमियत ओढ़ ली। जब वह हॉस्टल के गेट पर पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये डर किसी क्रिमिनल का नहीं था, बल्कि पकड़े जाने का था। नमस्ते मैम,
उसने मिसेज मल्होत्रा के ऑफिस में घुसते हुए धीमी आवाज में कहा। मिसेज मल्होत्रा ने चश्मे के ऊपर से उसे देखा और अपनी मीठी मुस्कान बिखेर दी। ओह, तो तुम हो आरती। आओ बेटा बैठो, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लखनऊ से पहली बार आई हो शहर में? जी मैम, आर्या ने सिर झुकाकर जवाब दिया। घबराना मत बिल्कुल, ये हॉस्टल तुम्हारे घर जैसा है और मैं तुम्हारी माँ जैसी। कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा मेरे पास आना, मिसेज मल्होत्रा ने शहद जैसी मीठी आवाज में कहा। आर्या को उसका कमरा नंबर 108 मिला। उसकी रूममेट का नाम सोनम था। सोनम एक चुलबुली और बिंदास लड़की थी जिसे फैशन और पार्टियों का बहुत शौक था। हाय, मैं सोनम, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम आरती राइट, लखनऊ से? हाँ। आर्या ने मुस्कुराने की कोशिश की। चिल करो यार, शुरू में सबको अजीब लगता है, आदत पड़ जाएगी। वैसे वार्डन से बच के रहना, दिखती बड़ी स्वीट है पर है बड़ी हिटलर, सोनम ने आंख मारते हुए कहा। आर्या को सोनम में एक उम्मीद की किरण दिखी, शायद वह उसे कुछ बता सके। दिन बीतने लगे। आर्या एक आम स्टूडेंट की तरह कॉलेज जाती, लाइब्रेरी में वक्त बिताती और हॉस्टल के बाकी लड़कियों से घुलने मिलने की कोशिश करती। वह हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रख रही थी। कौन लड़की किससे बात करती है, कौन देर रात तक बाहर रहती है और मिसेज मल्होत्रा का बर्ताव किसके साथ कैसा है। उसे जल्द ही पता चल गया कि हॉस्टल में दो ग्रुप थे। एक उन लड़कियों का जो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी और दूसरा उन लड़कियों का था जो मिसेज मल्होत्रा की फेवरेट थी। ये लड़कियां महंगे कपड़े पहनती थीं, उनके पास लेटेस्ट फोन होते थे और वह अक्सर वीकेंड पर लेट नाइट पार्टियों के लिए जाती थीं, जिसके लिए हॉस्टल के नियम तोड़ दिए जाते थे। आर्या ने जानबूझकर अपनी बातों में यह दिखाना शुरू कर दिया कि वह भी एक बड़ी मॉडल बनना चाहती है और उसे पैसों की भी जरूरत है। उसने सोनम से दोस्ती बढ़ा ली और उसके सामने अपने झूठे सपनों का जिक्र करने लगी। यार सोनम, काश मुझे भी कोई अच्छा काम मिल जाता, पार्ट टाइम जॉब जैसा कुछ। घर से जो पैसे आते हैं उसमें गुजारा मुश्किल से होता है। एक दिन उसने उदास चेहरा बनाकर कहा। सोनम उसके झांसे में आ गई। टेंशन मत ले, मैं बात करूंगी मल्होत्रा मैम से, उनकी बहुत जान पहचान है, वह अपनी फेवरेट लड़कियों की बहुत हेल्प करती हैं। आर्या का फेंका हुआ दाना सही जगह लगा था। उसे पता था कि अब शिकारी खुद उसकी तरफ बढ़ेगा। 2 दिन बाद ही मिसेज मल्होत्रा ने आर्या को अपने ऑफिस में बुलाया। हमेशा की तरह उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आरती बेटा, मैंने सुना तुम काम ढूंढ रही हो। आर्या ने मासूमियत से कहा, जी मैम, अगर कुछ मिल जाता तो। तुम लड़की अच्छी हो, संस्कारी हो। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। वह अपनी नई एड फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में है। मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बताया है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। आर्या का दिल धक से रह गया। खेल शुरू हो चुका था। उसने जानबूझकर चेहरे पर खुशी और हैरानी के भाव लाए। सच में मैम, थैंक यू सो मच। मैं क्या पहनकर जाऊं? कब मिलना है? रिलैक्स बेटा, इस सैटरडे को एक पार्टी है, वहीं पर वह तुमसे मिलेंगे। तुम बस अच्छे से तैयार हो जाना, सोनम तुम्हारी हेल्प कर देगी, मिसेज मल्होत्रा ने कहा। शनिवार की रात आर्या ने एक सिंपल लेकिन एलिगेंट ड्रेस पहनी। सोनम उसे देखकर सीटी बजाने लगी। वाह, आज तो तू कहर ढा रही है, देखना तुझे काम जरूर मिलेगा। आर्या बस मुस्कुरा दी। उसे पता था कि यह पार्टी काम के लिए नहीं बल्कि जाल बिछाने के लिए थी। पार्टी शहर के एक फार्म हाउस पर थी। वहाँ बिजनेस और फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े लोग मौजूद थे। माहौल में शराब और सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। मिसेज मल्होत्रा ने आर्या को एक अधेड़ उम्र के आदमी से मिलवाया। आरती, ये है मिस्टर गुप्ता, मैं इन्हीं की बात कर रही थी। मिस्टर गुप्ता ने आर्या को ऊपर से नीचे तक गंदी नजरों से देखा और हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो ब्यूटीफुल, मल्होत्रा ने तुम्हारे बारे में बहुत बताया है। आर्या को घिन आ रही थी, लेकिन वह चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। बातचीत के दौरान वेटर आर्या के लिए एक ड्रिंक लेकर आया। आर्या को पता था कि इसमें कुछ मिला हो सकता है। उसने ड्रिंक हाथ में ले ली, लेकिन जैसे ही मिस्टर गुप्ता का ध्यान कहीं और गया, उसने बड़ी सफाई से ड्रिंक पास में रखे एक पौधे के गमले में डाल दी। वह पूरी पार्टी में नशे में होने का नाटक करती रही। वह लड़खड़ाकर चल रही थी और उठपटांग बातें कर री थी। मिस्टर गुप्ता और मिसेज मल्होत्रा उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लगा कि उनका शिकार जाल में फंस चुका है। आर्या ने देखा कि एक कोने में सोनम किसी और आदमी के साथ थी और वह काफी नशे में लग रही थी। वह आदमी उसे जबरदस्ती कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। आर्या का खून खौल उठा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वह अब भी कुछ करती तो पूरा मिशन फेल हो जाता। उसे बस सही वक्त का इंतजार था। देर रात जब वह लोग हॉस्टल लौटे तो आर्या ने देखा कि सोनम की हालत बहुत खराब थी। वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और रो रही थी। आर्या ने उसे सहारा देते हुए पूछा, क्या हुआ सोनम? सोनम ने कुछ नहीं कहा, बस उससे लिपटकर और जोर जोर से रोने लगी। आर्या समझ गई कि आज रात सोनम के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उसके अंदर का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब वह इन दरिंदों को और वक्त नहीं दे सकती थी। पार्टी वाली रात के बाद मिसेज मल्होत्रा को यकीन हो गया था कि आरती अब पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। उन्होंने आर्या को बुलाकर कहा, मिस्टर गुप्ता तुमसे बहुत इंप्रेस हैं। वह तुम्हें अपनी अगली फिल्म में साइन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त मैम? आर्या ने अनजान बनते हुए पूछा। मिसेज मल्होत्रा ने बेशर्मी से कहा, बेटा इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। वह आज रात तुमसे अकेले में मिलना चाहते हैं, यही तुम्हारे कमरे में। बस 1-2 घंटे की बात है और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। आर्या को इसी पल का इंतजार था। उसने अपने माइक्रो ईयरपीस पर धीरे से खांसकर बाहर इंतजार कर रही अपनी टीम को सिग्नल दे दिया कि आज रात ही एक्शन होगा। उसने चेहरे पर घबराहट लाते हुए कहा, लेकिन मैम हॉस्टल में लड़कों का आना तो अलाउड नहीं है। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, सब मैं मैनेज कर लूंगी। रात को ठीक 11 बजे दरवाजा खुला रखना। रात के 10 थे। आर्या का कमरा पूरी तरह तैयार था। पेन स्टैंड में, किताबों के पीछे, दीवार पर लगी घड़ी में
हर जगह खुफिया कैमरे लगे हुए थे जो हर एक पल को रिकॉर्ड कर रहे थे। आर्या ने अपनी टी शर्ट के अंदर एक बॉडी कैंप भी पहना हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन यह डर का नहीं बल्कि शिकार पर झपट्टा मारने से पहले एक शिकारी का शिकार करने का था। ठीक 11 बजे दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई और फिर दरवाजा धीरे से खुला। अंदर एक 28 साल का लड़का आया। वो दिखने में हैंडसम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी अकड़ थी। हाय, मैं करण, उसने कमरे में आते ही दरवाजा बंद करते हुए कहा। आर्या बिस्तर के कोने में सिमट कर बैठ गई और डरी हुई आवाज में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस वही करूंगा जो तुम चाहती हो, तुम्हें स्टार बनाऊंगा, उसने अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा और धीरे धीरे आर्या की तरफ बढ़ने लगा। बस तुम्हें थोड़ा सा कून परेड करना होगा। आर्या चुप रही। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह हर एक सेकंड को, हर एक हरकत को रिकॉर्ड होने दे रही थी। ये सारे सबूत थे एक बड़े रैकेट के खिलाफ, इस चमकती दुनिया के पीछे छिपे अंधेरे के खिलाफ। करण अब बिल्कुल उसके पास पहुंच चुका था। उसे लगा कि सामने बैठी लड़की डर से कांप रही है। वह मुस्कुराया। उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। तुम बहुत खूबसूरत हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और जैसे ही उसने अपना हाथ आर्या के कंधे पर रखने के लिए आगे बढ़ाया, अचानक सब कुछ बदल गया। जिस लड़की की आंखें सेकंड भर पहले तक डर से भरी थीं, उनमें अचानक एक तूफान कौंध गया। आर्या का हाथ बिजली की रफ्तार से उठा और करण की कलाई को पकड़ लिया। इससे पहले कि करण कुछ समझ पाता, आर्या ने उसकी कलाई को ऐसे मोड़ा कि उसकी चीख निकल गई। अगले ही पल आर्या अपनी जगह से उछली। दूसरा हाथ करण की गर्दन पर था और उसने उसे धक्का देकर दीवार से सटा दिया। करण की आंखों में अब हैरानी और दर्द था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक क्या हो गया। आर्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बर्फीली और फौलादी आवाज में कहा, कून ऑपरेट तो अब तुम्हें करना होगा। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। करण का चेहरा लाल पड़ने लगा। वो हांफते हुए बोला, कौन हो तुम? आर्या उसके कान के पास झुकी और धीरे से फुसफुसाया, आरती सिंह नहीं, IPS आर्या सिंह, स्पेशल क्राइम ब्रांच, और तुम्हारा गंदा खेल खत्म हो चुका है। ये सुनते ही करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसी पल कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला और पुलिस की टीम हथियारों के साथ अंदर घुस आई। पुलिस, हैंड्स अप! बाहर कॉरिडोर में हंगामा मच गया। पुलिस ने पूरे हॉस्टल को घेर लिया था। मिसेस मल्होत्रा अपने कमरे से बाहर निकली, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने आर्या को इस रूप में देखा, उनके चेहरे की मीठी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह खौफ ने ले ली। यही नहीं हो सकता, वह हकलाने लगी। आर्या धीरे धीरे चलकर उनके पास आई। क्यों नहीं हो सकता मिसेस मल्होत्रा? आपने लड़कियों को फंसाने का जो जाल बुना था, आज आप खुद उसमें फंस चुकी हैं। एक एक करके हॉस्टल की दीवारों में छुपे सारे गुनाह बाहर आने लगे। पुलिस ने मिसेस मल्होत्रा के ऑफिस से उन लड़कियों के वीडियो, तस्वीरें और रैकेट से जुड़े सारे सबूत बरामद कर लिए। सोनम और दूसरी डरी सहमी लड़कियां अपने कमरों से बाहर निकलीं। जब उन्होंने पूरी सच्चाई जानी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोनम दौड़कर आर्या के गले लग गई। थैंक यू सो मच मैम। उस रात सरस्वती गर्ल्स हॉस्टल का चमचमाता मुखट्टा हमेशा के लिए उतर चुका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी के दिखावे पर न जाएं और न्याय के लिए लड़ने हेतु साहस और निडरता की आवश्यकता होती है, भले ही इसके लिए सबसे बड़ा जोखिम क्यों न उठाना पड़े। यह कहानी उन पीड़ितों को भी हिम्मत देती है जो डर के कारण चुप हैं, और भरोसा दिलाती है कि सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल ट्रू स्पार्क को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।